आर्टिफिशियल डीएनए बनाया चेन ए का और एक आर्टिफिशियल डीएनए बनाया चेन बी का, और उस आर्टिफिशियल डीएनए को हमने ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर भैया, ई कोलाई के अंदर। हमने क्या किया भैया, एक आर्टिफिशियल डीएनए बनाया चेन ए का और एक आर्टिफिशियल डीएनए बनाया चेन बी का, और हमने उसको ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर भैया, दैट इज द ई कोलाई के अंदर। और जो वेक्टर यूज किए थे वो था हमारा प्लाज्मिड वेक्टर। कौन सा वेक्टर यूज किए थे अपन, प्लाज्मिड वेक्टर। क्या यूज किए थे अपन, प्लाज्मिड वेक्टर को यूज किए थे। तो हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग क्या किए होंगे अभी आप यहाँ पे देखना, हमारे पास चलेगा, एक तो था हमारे पास आर्टिफिशियल डीएनए किसका, ऑफ चेन ए, चेन ए का, चेन ए का, और हम इसको ट्रांसफर कर दिए बाय प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर की मदद से हम इसको ट्रांसफर करते हैं किसके अंदर भैया, इसको ट्रांसफर करेंगे हम ई कोलाई के अंदर। किसके अंदर ट्रांसफर करेंगे हम लोग, ई कोलाई। तो क्या ये ई कोलाई जब इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा तो क्या मेरे को चेन ए बना के देगा क्या, तो मेरे को क्या बना के देगा भैया, इंसुलिन का, अरे क्या बना के देगा मेरे को ये इंसुलिन का चेन ए। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा भैया, चेन ए ऑब्टेन्ड हुआ। क्लियर है भाई, हमारे को क्या ऑब्टेन्ड हुआ भैया, चेन ए मिला। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल डीएनए बनाएंगे किसके लिए भाई, ऑफ चेन बी के लिए, और फिर अपन इसको ट्रांसफर करेंगे ई कोलाई के अंदर। किससे ट्रांसफर करेंगे, बाय प्लाज्मिड वेक्टर। किससे ट्रांसफर करेंगे अपन, प्लाज्मिड वेक्टर, और ये मेरे को बना के देगा चेन बी। तो ये हो गया हमारा चेन बी ऑब्टेन्ड होगा। क्लियर है भाई। अब हमारा काम क्या है, जो चेन ए अलग मिला है, चेन बी अलग मिला है, अब बस अपना काम क्या है, बस इन दोनों को जोड़ देना है। चेन ए अलग मिला है और चेन बी मेरे को अलग मिल गया, और अब अपना काम क्या भैया, इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इन दोनों के बीच में भैया डाई सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। याद है भाई, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है हमारा, दैट इज अ डाई सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो हम लोग बात करेंगे, अब हम इनको क्या करेंगे, दे आर ज्वाइंड बाय डाई सल्फाइड बॉन्ड। हम इनको क्या करेंगे भैया, इन दोनों को, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे भैया, ज्वाइन कर देंगे। कौन से बॉन्ड से भैया, हमारे डाई सल्फाइड बॉन्ड से। तो हमारा है दे आर ज्वाइंड बाय डाई सल्फाइड बॉन्ड, और यही सबसे ज्यादा टफेस्ट प्रोसेस होगा हमारा, अरे होगा ना। तो दे आर ज्वाइंड बाय डाई सल्फाइड बॉन्ड। हम इनको क्या करेंगे, डाई सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देंगे, और भैया ये जो हमारा स्टेप होगा यही हमारा क्या होगा, दैट इज द टफेस्ट प्रोसेस होगा। क्लियर है भाई, सबसे टफ प्रोसेस हमारा यही होगा। क्लियर है भाई। और जैसे ही हम इसको डाई सल्फाइड बॉन्ड से जोड़े हैं, क्या हमारे को इंसुलिन मिल जाएगा क्या। अच्छा, चेन ए में कितने अमाइनो एसिड होते हैं भाई, चेन ए में 21 अमाइनो एसिड होता है और चेन बी में 30 अमाइनो एसिड। तो टोटल कितने अमाइनो एसिड होगा भाई, 51। टोटल कितने होगा भाई, 51। जबकि सी पेप्टाइड में कितने होते हैं, 84। तो तुमसे कोई पूछे 33, अगर हम लोग पूछे कि भैया हमारे पास जो इनएक्टिव इंसुलिन होता है, हमारे पास जो इनएक्टिव इंसुलिन होते हैं उसमें कितने अमाइनो एसिड होते हैं, तो टोटल होते हैं 84। टोटल कितने होते हैं भैया, 84, जिसमें से 33 अमाइनो एसिड सी पेप्टाइड का बाहर निकल जाता है, और हमारे पास बचता क्या है भैया, 41 अमाइनो एसिड, जो कि किसके अंदर होता है, एक्टिव इंसुलिन के अंदर होता है। और यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई, तो क्या ये अब हमारा इंसुलिन बन गया क्या, जैसे ही हमने इसको डाई सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, क्या ये हमारा इंसुलिन बन गया क्या, अरे बना या नहीं बना। तो हम लोग ये बात करें कि अब हमारे पास क्या हो गया भैया, इंसुलिन बन गया है, इंसुलिन फॉर्म्ड, इंसुलिन हमारा बन गया। अब इस इंसुलिन को हम लोग कुछ नाम देंगे या नहीं देंगे, अबे इस इंसुलिन को हम लोग याद करो, जो हम लोग पिग और कैटल से इंसुलिन निकाले थे इंसानों के लिए, जो हम लोग पिग और कैटल से इंसुलिन निकाले थे उसको हम लोग बोले थे बोवाइन इंसुलिन। क्या बोला था हमने उसको, बोवाइन इंसुलिन। इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमुलिन इंसुलिन। क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमुलिन इंसुलिन। क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमुलिन। क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमुलिन। क्लियर भाई, याद रहेगा। उसको हम लोग बोले थे बोवाइन, इसको बोल रहे हैं हम लोग ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन क्या है भैया, ह्यूमुलिन क्या है हमारा, दैट इज एक आर्टिफिशियल क्या है हमारे पास, अरे क्या है हमारा, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म से बनाया हुआ रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन है। क्या है हमारे पास, ये रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन है। क्या है हमारे पास भाई, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन है। क्या है हमारे पास, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन है। क्लियर है भाई। यहाँ पे जो हमारा इंसुलिन बना है उस इंसुलिन को हम लोग क्या नाम दिया भैया, ह्यूमुलिन। क्या नाम दिया हम लोग, ह्यूमुलिन। क्या नाम दिया हमने इसको, ह्यूमुलिन। क्लियर है भाई।
और इस ह्यूमुलिन को मार्केट में रिलीज किया गया था। इस ह्यूमुलिन को मार्केट में रिलीज किया था 5 जुलाई 1983 में। कब रिलीज किया गया? 5 जुलाई 1983 में इसको मार्केट में रिलीज किया गया। तो हम लोग बात करें ये रिलीज कब हुआ भैया? 5 जुलाई 1983 बाय एन अमेरिकन कंपनी दैट इज नोन एज इली लिली। और ये जोड़ने का काम किसने किया था भैया? इसको जोड़ने का काम किसने किया था भाई? अरे बोलो रे। उसको जोड़ने का काम किसने किया था? रैनबैक्सी, भारत की कंपनी है दैट इज रैनबैक्सी, उसने उसको जोड़ने का काम किया था। अरे क्लियर है भाई? लेकिन पूरा काम तो इली लिली कर रहा था ना भाई, इली लिली का ही नाम आता है। क्लियर है भाई? पर भारत के पास भी इसका पेटेंट है। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? बस यही दोनों कंपनी है जो इंसुलिन को बनाती है, और अगर बाकी कोई कंपनी बनाती है तो उसको रॉयल्टी भरना पड़ता है। अरे आई बात समझ में नहीं आई? तो ये हमारी बातें हो गई। हमारा आर्टिफिशियल डीएनए बना चेन ए का, आर्टिफिशियल डीएनए बना चेन बी का। इन दोनों को प्लाज्मिड वेक्टर की मदद से हम लोग ट्रांसफर किए हैं भैया ई कोलाई के अंदर। कहाँ ट्रांसफर किया हमने इसको? ई कोलाई के अंदर। यहाँ से मेरे को चेन ए मिला, यहाँ से मेरे को चेन बी मिला। इन दोनों चेन को हम लोग ज्वाइन किए डाइसल्फाइड बॉन्ड से। टोटल कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड थे भैया इंसुलिन के बीच में? टोटल 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड थे। चेन ए और चेन बी के बीच में था भैया 2, और एक खुद चेन ए में था। क्लियर भाई? 6th पोजीशन पे था, और नीचे वाले में किस पोजीशन पे था भाई? 17th पोजीशन पे और 7th पोजीशन पे। क्लियर है भाई? और ऊपर वाले में 6th पोजीशन और 20th पोजीशन पे था। इसके बाद देखना, ये इंसुलिन हमारा बन, इसी इंसुलिन का हम लोग नाम क्या दिए भैया? ह्यूमुलिन। और इसको कब रिलीज किया गया मार्केट के अंदर? दैट इज 5 जुलाई 1983 में। कब किया गया भैया? 5 जुलाई 1983 में। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्लियर है भाई? किसको रिलीज कब किया गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? यहां तक समझ में आई? अच्छा, वही हम लोग बात करें तो बाद में जब रेनबैक्सी कंपनी बनाता था ना, तो बाद में ये तो ह्यूमुलिन नाम दिया था किसने भैया? इली लिली ने। ह्यूमुलिन किसने नाम दिया भैया? इली लिली ने। लेकिन रेनबैक्सी जो है वो किसी अलग नाम से इसी का प्रोडक्शन करता था। तो दोनों कंपनी बाद में मिल के डिसाइड किया कि भैया हम दोनों मिल के एक ही नाम से रिलीज करेंगे। बराबर है क्या? बाद में क्या डिसाइड हुआ भैया? पहले ये दूसरे नाम से रिलीज कर रहा था, और भारत की जो रेनबैक्सी था वो दूसरे नाम से रिलीज कर रहा था। फिर दोनों कंपनी ने मिलकर डिसाइड किया कि भैया हम दोनों जो है वो एक ही नाम से इस दवा को रिलीज करेंगे। तो बाद में इसी दवा को नाम दिया गया है ह्यूमेलॉग। क्या नाम दिया गया इसको? ह्यूमेलॉग। क्या नाम दिया गया भैया? ह्यूमेलॉग। HUMALOG, ह्यूमेलॉग। और इसको कौन प्रोडक्शन कर रहा था भाई? कौन कौन प्रोडक्शन कर रहा था भैया? इसको एक तो प्रोडक्शन कर रहा था इली लिली, और दूसरा कर रहा था हमारा रेनबैक्सी। क्या कौन कर रहा था भैया? एक तो इली लिली और दूसरा हमारा रेनबैक्सी। तो इसी को बाद में क्या नाम दे दिया गया भैया? अरे ह्यूमुलिन को ही क्या नाम दिया गया? क्लियर? उसके 2 कंपनी प्रोडक्शन करती है, दैट इज द इली लिली एंड रेनबैक्सी। याद रहेगा भाई? पक्की बात? चलो यहां तक लिख लेंगे जल्दी से अपन, यहां तक करेंगे अपन। करो। अब हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं जीन थेरेपी की। जैसे मान लो किसी इंसान में किसी जीन की कमी हो गई। अभी तो हमारे पास क्या है भैया? जीन हमारा इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा था। अभी हमारे पास क्या हो रहा है भैया? जीन हमारा इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा था। जब जीन हमारा इफेक्टिवली काम नहीं करता है तब इस केस में हम लोग क्या करते हैं? वो दवा हम लोग बनाए, मतलब वही कंटेंट हम लोग वही जीन ट्रांसफर किए, हम लोग उसको बनाए, और फिर अच्छा यहाँ पे क्या ह्यूमन जीन को यूज किया गया था क्या? अरे इधर देखो, क्या यहाँ पे ह्यूमन जीन को डायरेक्टली यूज किया गया? नहीं। अभी अंधी हो क्या? उधर देखो तो क्या लिखा हुआ है? आर्टिफिशियल डीएनए बनाया गया। अगर आर्टिफिशियल डीएनए बनाया गया मतलब ह्यूमन जीन को यूज नहीं किया गया। तो कॉपी के छत पे लिख देना, कॉपी के छत पे लिख देना, जल्दी करो भैया। कॉपी के छत पे लिखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग में ह्यूमन जीन यूज नहीं किया गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग जब इंसुलिन का किया जा रहा था उस वक्त ह्यूमन जीन का यूज नहीं किया गया था, वहां पे आर्टिफिशियल डीएनए अलग से बनाया गया था। क्लियर है भाई? तो ऊपर में लिख देना भैया, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जल्दी लिखो भाई कॉपी के छत पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में ह्यूमन जीन को यूज नहीं किया गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ह्यूमन जीन को यूज नहीं किया गया, यहाँ पे आर्टिफिशियल डीएनए को यूज किया गया था। अरे क्लियर है भाई? अरे याद रहेगी बातें? अरे याद रहेगी नहीं?
चलो, तो हमारे पास एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिकल साइंस था ना। अरे हमारे पास एप्लीकेशन क्या था भैया, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिकल साइंस। उसमें सबसे पहला था दैट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात की। अब हम लोग दूसरी बात करेंगे, हमारे पास दूसरा है दैट इज द जीन थेरेपी। अगली हम लोग बात करने जा रहे हैं भैया जीन थेरेपी की। नेक्स्ट है हमारे पास जीन थेरेपी। क्या हो गया है, आर्टिफिशियल डीएनए, आर्टिफिशियल, ऊपर जो लिखा है कॉपी के छत पे यार, उस समय लिखा नहीं तुम लोग यार, हद इंसान है भाई। लिखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग में ह्यूमन जीन को यूज नहीं किया जाता है, नहीं किया गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ह्यूमन जीन को यूज नहीं किया गया, मतलब ह्यूमन जीन को यूज नहीं किया गया था, आर्टिफिशियल डीएनए को यूज किया गया था। आर्टिफिशियल जीन हम बनाए थे अलग से, उसी का। क्लियर है भाई, जो ह्यूमन में मिल रहा है ना वैसे ने हम आर्टिफिशियल जीन बना लिए थे। क्लियर है भाई, चलो आ जाओ। चलो, जीन थेरेपी किसके लिए यूज किया जाता होगा भैया, जीन थेरेपी यूज किया जाता होगा किसके लिए भैया, उसके लिए जिसमें जीन काम नहीं कर रहा है। मतलब हम लोग ये बोले, अच्छा देखो, अगर कोई भी जीन काम नहीं करेगा, जीन थेरेपी की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर मान लो कि कोई जीन काम नहीं करेगा तो क्या होगा, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ डिसऑर्डर अपीयर होगा शरीर में। अरे कोई ना कोई बीमारी आएगी ना भाई, तो हम उसको ट्रीटमेंट के लिए हम जीन, अगर मान लो कि किसी प्रकार, जैसे मान लो वो जीन कोई पर्टिकुलर एंजाइम बना रहा है, तो अगर हम उस एंजाइम को ट्रांसफर कर दें तो वो बीमारी खत्म हो जाएगा, या सीधे सीधे जीन को ट्रांसफर कर दो उसके बॉडी के अंदर। अरे कर सकते नहीं कर सकते भैया। तो ये हमारा जीन थेरेपी होगा, वो टेक्निक होगा ट्रीटमेंट के लिए, टेक्निक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टेक्निक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सम जेनेटिकल डिसऑर्डर। कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर होगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज करेंगे। टेक्निक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सम जेनेटिकल डिसऑर्डर। कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर होंगे, हम उनके लिए इसको बात करेंगे। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, अरे कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। इसमें लिखेंगे भैया जीन थेरेपी में, लिखो जल्दी करो भाई, इतना लेट तक हम टाइम नहीं देंगे भाई, पहले बता रहा हूं। करना है तो एकदम स्पीड में करो, नहीं तो फिर आराम से वीडियो से लिखना फिर। करना है तो स्पीड में करो, नहीं तो मैं मिटा दूंगा अभी। इतना टाइम नहीं देंगे अपन, पहले बता रहा हूं भाई, मेरे साथ साथ चलो, पीछे उछे नहीं, टाइम नहीं दूंगा लिखने का, पहले बता रहा हूं। चलो आगे लिखेंगे हम लोग जीन थेरेपी के अंदर। जीन थेरेपी के अंदर लिखेंगे, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज मेथड, it is the collection of all those method it is the collection of all those methods which are involved in correction of it is the collection of all those methods which are involved in correction of a gene। अच्छा, जीन की गड़बड़ी है ना, तो जीन डिफेक्ट, करेक्शन ऑफ ए जीन डिफेक्ट, correction of a gene defect that has been identified that has been identified that has been identified in an embryo or in child that has been identified in an embryo or in child। किसका स्पेलिंग बोलो, इन एन एम्ब्रायो, एम्ब्रियो नहीं जानता है क्या, तो फिर एम्ब्रायो और इन चाइल्ड हो गया। चलो इधर देखो, हम लोग बात करते हैं आगे।
जीन थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि कोई भी बच्चा है, बराबर है क्या, कोई भी एम्ब्रायो है या फिर कोई भी चाइल्ड है, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर जीन नहीं काम कर रहा है, तो भैया एक जीन होता है दैट इज द, एक एंजाइम होता है दैट इज द अदा, बराबर है क्या, ADA अदा, बराबर है क्या, इसका पूरा नाम होता है, इसका बाद में अपन बात करेंगे इसका सब कुछ, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं समझना, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भैया एगो जीन है हमारे पास अदा, अगर ये एंजाइम, अगर ये जीन, अगर इसका जीन अगर एब्सेंट हो जाता है तो जो डिजीज कॉज होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्किड। क्या डिजीज कॉज होता है भैया, स्किड। कौन सा डिजीज कॉज होता है भैया, स्किड। वापस से बोलो भैया, कौन सा डिजीज कॉज होगा, स्किड। तो भैया ये जीन एब्सेंट होने की वजह से ये डिजीज है, अरे बोलो ना, ये क्या है भैया, जीन एब्सेंट होने की वजह से जो स्किड होता है ना, इसका पूरा है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिसऑर्डर, मतलब सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिसऑर्डर, मतलब कि इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है ये, अरे बोलो ना, ये इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है और काफी सीवियर डिसऑर्डर होगा। कैसा होगा भैया, काफी सीवियर, मतलब खतरनाक टाइप का डिसऑर्डर होगा, बराबर। और भैया जो अदा जीन होता है ना, वो एक अदा एंजाइम बनाता है जिसका पूरा नाम होता है एलेनिन डी एमिनेज। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एडेनिन डी एमिनेज एंजाइम का नाम है, बराबर क्या। और ये जब काम करता है तो कुछ प्रोटीन बनता है, बराबर क्या, और वही प्रोटीन हमारे को इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में काम करता है। अरे क्लियर है ना भाई। अब अगर ये अदा जीन एब्सेंट हो गया या फिर अदा जीन काम नहीं कर रहा है, तब उस केस में क्या होता है भैया, हमारे को कौन सा डिजीज होता है भैया, स्किड। और इसी का सबसे पहले जीन थेरेपी किया गया था, सबसे पहले जो जीन थेरेपी किया गया था वो इसी डिसऑर्डर के लिए किया गया था। वापस से बोल रहा हूं भैया, जो सबसे पहला जीन थेरेपी किया गया था वो इसी डिसऑर्डर के लिए किया गया था, जो कि एक लड़की थी 4 साल की। क्या थी भैया, एक लड़की थी 4 साल की। और ये जीन थेरेपी किया गया था 1990 में। कब किया गया था, 1990 में। कब किया गया भैया, 19, मतलब हम लोग ये बोले कि फर्स्ट जीन थेरेपी वाज डन इन 1990 इन अ 4 year गर्ल चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम अदा या फिर सफरिंग फ्रॉम स्किड डिसऑर्डर। दैट इज स्किड डिसऑर्डर का पूरा नाम क्या है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिसऑर्डर, बराबर है क्या। अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई, तो अपन लिखेंगे स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट सक्सेसफुल जीन थेरेपी वाज डन इन 1990। फर्स्ट सक्सेसफुल जीन थेरेपी वाज डन इन फर्स्ट सक्सेसफुल जीन थेरेपी वाज डन इन 1990 in a 4 year girl child 1990 in a 4 year girl child 4 साल की लड़की थी, in a 4 year girl child suffering from ADA deficiency, suffering from ADA deficiency, suffering from ADA deficiency। वो किससे सफर कर रही थी भैया, एडीए डेफिशिएंसी से सफर कर रही थी। अरे क्लियर भाई। तो जहां पे लिखे हो ना भाई एडीए डेफिशिएंसी, एडीए जहां पे लिखे हो भैया डेफिशिएंसी, उसको मार्क करना और इसको लिखना, एडीए डेफिशिएंसी को मार्क करना। अच्छा, एडीए का पूरा नाम क्या होता है, एलेनिन डी एमिनेज। क्या होता है भैया, एलेनिन डी एमिनेज। अच्छा समझ गया होगा भैया, एलेनिन डी एमिनेज एक एंजाइम है हमारा। अरे बोलो ना, एलेनिन डी एमिनेज क्या है भैया, एक एंजाइम है। एज लगा हुआ है ना लास्ट में, अरे बोलेगा कि कुटाएगा सब। जब एक बार बोल दिए बोलो तो मतलब बोलो, समझ में आया क्या। तो यहाँ पे अदर डिफिशिएंसी मतलब एलेनिन डी एमिनेज। तो यहाँ पे जो एज लगा है इसका मतलब क्या भैया, एंजाइम की बात कर रहे हैं। तो ये एंजाइम जब वर्क करेगा तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा हमारा, और वही प्रोडक्ट हमारा इन्वॉल्व होगा किसके लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए इन्वॉल्व होगा भैया, हमारे इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए इन्वॉल्व होगा। ये बात समझ में आई नहीं आई। तो यहाँ पे एलेनिन डी एमिनेज हो गया, इसको मार्क करके लिखना इधर, इसी तरफ लिखना भाई, वहां पे लिखेंगे अपन, वहां पे लिखेंगे इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल टी लिम्फोसाइट फ्रॉम बोन मैरो सेल। इट इज रिक्वायर्ड, लिखो वापस से, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। अरे याद है क्या टी लिम्फोसाइट क्या होता है, अरे यार तुम लोग पढ़ा नहीं होगा, टी किलर, टी सप्रेसर, टी मेमोरी, सब पढ़ा है क्या। अरे पढ़ा नहीं पढ़ा भाई, बच्चों ने पढ़ा होगा ना, इम्यून सिस्टम जो है वो लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट पढ़ा था।
नहीं पढ़ा था बचपन में, कोई बात नहीं। तो भैया ये जानता है ना कि भैया टी किलर होता है, टी सप्रेसर होता है, टी मेमोरी होता है, ये सब जानता है कि नहीं जानता भाई? पक्की बात, नहीं जानता तो कोई बात नहीं, हम लोग डिजीज में बात करेंगे। हम लोग बात करें, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट फ्रॉम, कहां पे बनता है हमारा टी लिम्फोसाइट? फ्रॉम बोन मैरो सेल। बोन मैरो समझते हो क्या? अरे बोन मैरो का जो सेल होता है ना, वहीं से हमारा बनता है ये टी लिम्फोसाइट। बोन मैरो मतलब अरे हड्डी के अंदर में जो छेद होता है ना, उसके अंदर जो भरा रहता है माल मसाला, उसको हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं उसके अंदर का जो, वो हमारा क्या भैया? बोन मैरो। और वही बोन मैरो किसका फॉर्मेशन करता है? हमारे टी लिम्फोसाइट का। तो फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल लिखना, फंक्शनल। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर भी टी लिम्फोसाइट बनेगा थोड़ा बहुत, पर वो फंक्शनल नहीं होता है। तो अगर हमारे को फंक्शनल टी लिम्फोसाइट चाहिए तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए भैया? एलेनिन डीएमिनेज एंजाइम होना चाहिए। यहां तक समझ में आई नहीं आई? अब अगर एलेनिन की डेफिशिएंसी हो, ये इसकी अगर आधा जीन की अगर डेफिशिएंसी, आधा जीन अगर काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग बोले कि भैया टी लिम्फोसाइट नहीं बनेगा बोन मैरो से। अरे क्या नहीं बनेगा हमारा? टी लिम्फोसाइट नहीं बनेगा हमारा बोन मैरो से। और अगर टी लिम्फोसाइट नहीं बनेगा तो इम्यून सिस्टम गड़बड़ाएगा कि नहीं हमारा? अरे देखना चाहिए, जैसे कि मान लो हमारे बॉडी में किसी चीज का इन्फेक्शन हुआ, इधर देखना भैया, जैसे मान लो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया घुसा, बराबर, जैसे ही हमारे बॉडी में बैक्टीरिया घुसता है ना भैया, हमारे बॉडी में होता है एगो टी हेल्पर। क्या कौन सा सेल होता है भैया? एगो टी हेल्पर। यही टी लिम्फोसाइट 4 तरह के होते हैं, उसी में एक तरह कौन है हमारा? दैट इज द टी हेल्पर। कौन है हमारा? टी हेल्पर। वापस से बोलो भैया, कौन है हमारा? टी हेल्पर। तो ये टी हेल्पर ना उसको पहचान लेता है। हम लोग नहीं बोलते हैं कि सबका एंटीजन अलग अलग होता है, तो हमारे सेल का एंटीजन अलग है और दूसरा जो सेल हमारे अंदर घुसा है उसका एंटीजन अलग है, और उसको पहचान लेगा, बोलेगा अरे बेटा तुम हमारे यहाँ का नहीं है, अरे हमारे यहाँ का तुम नहीं है, उसको बोलेगा कि भैया फिर इसको मारो। तो इसको पहचानने का काम किसी के पास होगा कि नहीं होगा? तो इसका पहचानने का काम इसी के पास होता है, टी हेल्पर के पास। कोई भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन करेगा ना भाई, उसको सबसे पहले कौन पहचानता है कि दूसरा है? टी हेल्पर। और टी हेल्पर जैसे ही उसको पहचानेगा, सीधे मैसेज भेजता है टी किलर के पास। किसको मैसेज भेजता है भैया? टी किलर। और उसको बोलता है बेटा जाके उसको मार दो, मुआ दो। और टी किलर फिर बाकी सबको मैसेज, और टी हेल्पर सबको मैसेज कर देगा भैया, कि जितना वहां पे मारने वाला सेल होगा ना, सबको मैसेज कर देगा कि बेटा तुमको यहाँ पे आके मारना है, हमारे बॉडी में कोई घुसा है। और उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो भी भेज देता है। जैसे यहाँ पे जैसे कोई क्राइम किया है तो फोटो नहीं भेजा जाता है हर थाना में, वैसे ही टी हेल्पर क्या करता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है एंटीजन का, वो लेके पूरे शरीर में बांट देता है। ले वो जो अब वो जिनने जाएगा ना उन्हें पकड़ाएगा, समझ में आएगा? और उन्हें टी किलर पकड़ पकड़ के उसको मारेगा। अरे समझ में? अब टी किलर मारते मारते तो उसका एकदम हलवा बना देगा, बराबर। अब क्या होता है कि भैया अब हमारे बॉडी में जो ये टी हेल्पर है वो उसको पहचान लिया, उसको मार दिया, बराबर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखना, अब टी लिम्फोसाइट नहीं बन रहा, समझना जरा। अरे यहाँ पे टी लिम्फोसाइट ही नहीं बन रहा है, देखो जरा, जैसे ही आधा जीन की कमी हो रही है, कौन नहीं बन रहा है हमारा? टी लिम्फोसाइट नहीं बन रहा है। और जब लिम्फोसाइट नहीं बनेगा, अगर हमारा टी लिम्फोसाइट नहीं बनेगा, तो क्या एंटीजन को कोई पहचान पाएगा क्या? अरे बोलो भाई, क्या एंटीजन को पहचान पाएगा क्या कोई? नहीं, हम उस एंटीजन को पहचान नहीं पाएंगे, हम उस एंटीजन को पहचान नहीं पाएंगे। और जब शरीर हमारे उस एंटीजन को नहीं पहचान पाएगा, तो क्या उसको मारने के लिए ऑर्डर देगा कि जाओ उसको पिट दो? अरे ऐसा होगा क्या? तो ये चीज नहीं होगा। अरे ये बात समझ में आई या नहीं आई? अरे पक्की बात है ना? तो ये चीज समझ में आई नहीं? पक्की बात। तो हमारा यही होता है। तो जब जब टी हेल्पर ही नहीं होगा तो किसी को मैसेज भी नहीं दिया जाएगा मारने के। मतलब जिस बैक्टीरिया को मन करे आराम से हमारे अंदर घुसे और मस्त आराम से डिजीज कोज करे, कोई दिक्कत नहीं है उसको। नहीं समझ में? जिस बैक्टीरिया को भी मन करे आराम से हमारे अंदर घुसे और मस्त आराम से बीमारी करे, उसको कोई मारने पिटने वाला नहीं हो। तो भैया जब मारने पिटने वाला नहीं है, तो हमारे इम्यून सिस्टम के कमी की वजह से ना कोई बीमारी हो रहा है हमारे को, बराबर। तो इसीलिए भैया इस डिसऑर्डर को हम लोग बोलते हैं स्किड डिसऑर्डर, मतलब सीवियर। अरे ये सीवियर कंडीशन नहीं आ जाएगा क्या? पता चलेगा कोनो बीमारी खटाक खटाक होते रहेगा। एक सर्दी खांसी होगा तो सर्दी खांसी 2-4 साल झुला देगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आधा जीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो ये रिजल्ट्स इन स्किड्स, इसकी वजह से क्या होगा भैया? स्किड डिसऑर्डर होगा। और यहाँ पे जो स्किड का जो पूरा नाम है वो क्या है हमारा? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिसऑर्डर। मतलब यहां पे इम्यून डिसऑर्डर होगा। ये बात समझ में आई क्या? यहां पे कौन सा डिसऑर्डर होगा भैया? इम्यून डिसऑर्डर होगा। यहां तो कोई दिक्कत है क्या?
कंबाइंड, कंबाइन लिखना, कंबाइंड नहीं, कंबाइन इम्यून डिसऑर्डर, बराबर, या फिर इम्यूनो डिसऑर्डर। क्लियर है? अरे याद रहेगी बात। अब हम लोग अदा को कैसे ट्रीट कर सकते हैं वो समझो। अरे सीवियर, सीवियर, सीवियर मतलब काफी, देखो जैसे दर्द हो रहा है एक, और एक बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो दर्द हो रहा है तो माइल्ड पेन है, और अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो सीवियर पेन है, बराबर है क्या? इस तरह का वो क्लियर रहता है, इस तरह से था। जैसे मान लो कोई भी बीमारी एकदम अपने चरम पे है तो वो हमारा सीवियर है। जैसे कैंसर है तो हम लोग बोलते हैं सीवियर कंडीशन में है, मतलब काफी ज्यादा हो चुका है वो। क्लियर है भाई? अब तुम देखना इधर, हम लोग अदा जीन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। मान लो अगर हमारे को, मान लो अगर किसी को, जैसे कि मान लो ये लड़की थी जो 4 साल की, उसको उसकी डेफिशिएंसी थी और स्किन डिसऑर्डर था। क्लियर है भाई? अगर हमको उसको ट्रीट करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक तो अगर हम चाहें तो अलग से एलेनिन डीएमिनेज दे दे उसकी बॉडी को। अगर हम रेगुलर बेसिस पे एलेनिन डीएमिनेज दे देते हैं तो क्या वो एलेनिन डीएमिनेज जाएगा, काम करेगा, और भैया टी लिम्फोसाइट बनाता रहेगा, वो स्किड से बचती रहेगी। अब तुम सोचो भैया कितना इंजेक्शन हम दे सकते हैं उसके शरीर में, मतलब कितनी बार हम उसकी बॉडी में डालते रहेंगे एलेनिन डीएमिनेज। अरे थोड़ा बहुत कमी हो तो चलो डाल के आदमी बढ़ा दे, अब पूरी तरह से कमी हो तो ऐसा कर सकते हैं क्या अपन? तो हम लोग क्या करें भैया, तरीका तो है हमारा। अरे वो ट्रीटमेंट के लिए तरीका है या नहीं है? तो टॉपिक डालना, दैट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ अदा। ट्रीटमेंट ऑफ एडीए। अब एडीए का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। क्लियर है भाई? ट्रीटमेंट ऑफ अदा, सबसे पहला है हमारा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। सबसे पहला क्या है हमारे पास? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। अच्छा, तुम एंजाइम को रिप्लेस कर दोगे, एंजाइम रिप्लेस कर दोगे मतलब, अरे एंजाइम रिप्लेस कर दोगे मतलब, अरे ये वाला एंजाइम बार बार उसके शरीर में डाल दोगे, उससे कितना दिन तक फर्क पड़ेगा? 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, जब तक वो एंजाइम रहेगा तब तक, फिर उसके बाद फिर दोबारा डालो। अरे है कि नहीं? चलो, तो क्या ये हमारा इफेक्टिव होगा क्या उतना ज्यादा? नहीं। चलो दूसरा कंडीशन होगा, क्या हम, जैसे मान लो हमारे में अदा जीन बन रहा है, मतलब हमारा बोन मैरो एकदम फंक्शनल है, तुम्हारे में नहीं बन रहा, मतलब तुम्हारा बोन मैरो में काम नहीं कर पा रहा है क्या वो अदा वाला जीन, तो हम क्या करें, हम अपना बोन मैरो तुम्हारे में ट्रांसफर कर दे? नहीं, हम अपना बोन मैरो क्या करें, तुम्हारे में ट्रांसफर। तो अगर हमारा बोन मैरो तुम्हारे में जाएगा, क्या अब तुम्हारे में आ जाएगा क्या वो चीज? अब फिर एलेनिन डीएमिनेज बनने लगेगा क्या? अदा जीन, अदा अदा एंजाइम बनेगा या नहीं बनेगा? तो दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है। लेकिन तुम सोचो, एक बार सोचना जरा, जैसे मान लो मेरा कोई भी मेरा सेल इसके में जाएगा तो क्या वो फॉरेन सेल कहलाएगा क्या? मतलब इसका बॉडी हमारे सेल को ये बोलेगा कि रे बेटा ये हमारा इलाज करने आया है, कि ये बोलेगा रे बेटा तुम हमारा डिजीज करने आया है, कच्ची बोलेगा। इधर फॉरेन सेल मानेगा उसको, अब फॉरेन सेल मान के टी हेल्पर को मैसेज दे देगा बेटा इसको मार दो। अरे हमारा बोन मैरो गया, मेरा ही बोन मैरो, इसको मैं क्या बनाया, टी हेल्पर, टी किलर बनाया, और वही टी हेल्पर हमारे ही सेल को मैसेज भेज दिया, रे इसको मार दो, रे मुआ दो। समझ में आ रहा है क्या? तो कितना दिन चला पाएंगे, फिर से नहीं चला पाएंगे अपन। मतलब अल्टीमेट हमारे पास क्या है कि भैया हम लोग क्या करें कि हम अपना जीन डायरेक्टली ट्रांसफर कर दे, वो जीन जो इसके में जाके वर्क कर जाए। सही है क्या? मतलब हमारे पास दूसरा तरीका हो सकता है कि हम लोग कर सकते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने से थोड़ा बहुत इफेक्टिव होएगा क्या? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, हम बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करवा दे, कर सकते हैं भैया। और हमारे पास जो तीसरा कंडीशन है, जो हमारे पास तीसरा कंडीशन है वो है हमारे पास जीन थेरेपी। क्या है हमारे पास कंडीशन भैया? जीन थेरेपी। तो हमारे को क्या पढ़ना होगा? जीन थेरेपी। अरे हम जीन जीन की बात कर रहे हैं ना, हमारे पास टॉपिक था जीन थेरेपी, मतलब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे भैया? जीन थेरेपी, क्योंकि बाकी दो से हमारा उतना इफेक्टिव होने वाला नहीं है। क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई। चलो, करने के लिए हम लोग जीन थेरेपी में क्या करेंगे वो समझो जरा। सबसे पहले हमारे पास एक एफेक्टेड पर्सन है, हम लोग जीन थेरेपी की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। हमारे पास क्या है? एक एफेक्टेड पर्सन है। एफेक्टेड पर्सन का मतलब जिसके में अदा जीन की कमी है। किसी कमी है भैया?
आधा जीन की कमी है, तो हमारे पास एक अफेक्टेड पोर्शन है, मतलब उसमें वो जीन ही नहीं है, मतलब वो जीन में म्यूटेशन हो गया होगा, वो जीन काम नहीं कर रहा है, तो आधा जीन की कमी है इसके में आधा जीन की कमी है। इसके में बोन मैरो है कि नहीं है? अरे बोन मैरो होगा, बोन के अंदर सेल होगा कि नहीं होगा? होगा ही। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका बोन मैरो निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, जो अफेक्टेड पर्सन है उसमें से क्या करेंगे हम लोग, बोन मैरो को निकाल लेंगे। बोन मैरो बाहर निकालेंगे और उस बोन मैरो के सेल के अंदर हम जीन ट्रांसफर कर देंगे, जो जीन काम कर, क्योंकि इसका जीन म्यूटेंट हो गया ना रे, इसके जीन में क्या हो गया भैया, म्यूटेशन। तो हम लोग यहां पे क्या किए, बोन मैरो सेल्स आर टेकन आउट, हम उसको बाहर निकाल लिए पहले। अच्छा, अब क्या करेंगे, इस सेल में हम क्या करेंगे, किसको ट्रांसफर कर देंगे, हमारे डिजायर जीन को। किसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग, डिजायर जीन। मतलब हम लोग बोले कि अदर जीन इज ट्रांसफर्ड बाय द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस। अरे एनिमल्स में हो रहा है ना, अरे रेट्रोवायरस को यूज कर सकते हो क्या एनिमल्स में? एनिमल्स में 3 वेक्टर थे जिनको हम यूज कर सकते थे, कौन कौन थे? अरे एडिनोवायरस, हर्पीज वायरस एंड रेट्रोवायरस। उसमें सबसे ज्यादा हम किसको यूज कर सकते हैं, दैट इज द रेट्रोवायरस को। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगला देखना, अगला हमारा बात करते हैं कि अफेक्टेड पर्सन है उसमें से हम बोन मैरो निकाले, और जैसे ही हमने बोन मैरो निकाला अब हम आगे क्या कर सकते हैं, बोलो। बोन मैरो निकालने के बाद अब हम आगे क्या कर सकते हैं भाई, हम उसमें जीन अपना ट्रांसफर कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, हमारे रेट्रोवायरस की हेल्प से, सही है ना। अदर जीन इज ट्रांसफर्ड बाय रेट्रोवायरस वेक्टर। तो हम लोग क्या किए, एडीए जीन इज ट्रांसफर्ड, हम उसमें ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर्ड बाय रेट्रोवायरस वेक्टर, सही है। हम रेट्रोवायरस वेक्टर की मदद से हम आधा जीन को ट्रांसफर कर दिए हैं। अब बताओ, क्या जितना हम बोन मैरो का सेल निकाले थे सब में हमारा आधा जीन जाएगा या कुछ में जाएगा? अबे सब में जाएगा या कुछ में जाएगा? अबे सब में ट्रांसफर हो जाएगा, ये तो पॉसिबल है, ये नहीं है ना। अब हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग करेंगे हमारे रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल का, जिसमें हमारा आधा आधा जीन चला गया है। अरे बोलो भाई, जिसमें हमारा आधा जीन चला गया है, मतलब अगला स्टेप हो जाएगा हमारा रिकॉम्बिनेंट बोन मैरो सेल को हम सेपरेट कर लेंगे। अरे बोलो ना। तो हम लोग अगला काम क्या करने वाले हैं, रिकॉम्बिनेंट जो बोन मैरो सेल होंगे, जो बोन मैरो सेल होंगे आर सेपरेटेड, हम उसको अलग कर लिए, सही है। अब हम इसका कल्चर करेंगे, इस सेल को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे ना भाई। अरे बोलो भाई, क्या हम इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे? मतलब हम इसका क्या करेंगे भैया, इसको हम लोग कल्चर्ड करेंगे एकदम बढ़िया से, खूब ज्यादा इसका नंबर इंक्रीज किया जाएगा। अरे बोलो भाई, इसका नंबर इंक्रीज करेगा और फिर इस सेल को हम वापस से उसी पोर्शन में डाल देंगे, तो उसी का सेल उसी में गया, क्या कोई दिक्कत होगा क्या अब? नहीं ना। तो हम लोग ये बोले कि हम री इन्फोर्स कर रहे हैं इसके अंदर, री इन्फोर्स्ड, क्या कर रहे हैं हम लोग, ये री इन्फोर्स्ड इन पर्सन अगेन, हम उसी पर्सन में वापस से उसको री इन्फोर्स कर देंगे। लेकिन एक बात बताओ, जैसे कि मान लो हम कल्चर करके इस पर्सन में डाल दिए, लेकिन क्या ये जरूरी है क्या ये जाके एकदम प्रॉपर वर्क करे जिंदगी भर? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा छांट लेंगे और उसको फिर कल्चर में डाल देंगे। मान लो अगर कभी दोबारा कभी उसके में कमी हो गई इसी चीज की, तो फिर जो कल्चर किया हुआ वही डाल देंगे, नहीं तो फिर से वापस मेरे को ये स्टेप करना पड़ेगा ना रे। अरे बोलो भाई। तो कुछ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम कल्चर मीडियम में मेंटेन कर देंगे। सम सेल्स आर मेंटेन्ड इन कल्चर, लगातार हम उसका कल्चर करते रहेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ क्या करेंगे हम लोग, सम सेल्स आर मेंटेन्ड इन कल्चर, हम उसको कल्चर में मेंटेन करते रहेंगे। समझ में आया क्या? और अगर मान लो कभी वापस से कमी हुई तो क्या वापस से इसको इंसर्ट कर सकते हैं क्या अफेक्टेड पर्सन के अंदर? बताओ, क्या ठीक हो जाएगा क्या ये डिजीज? आराम से अरे हमारा बोन मैरो डिवाइड करेगा तो हम जो सेल डाले हैं वो भी डिवाइड करेगा, तो बोन मैरो में पूरा एक वक्त आएगा जब पूरा का पूरा बोन मैरो हमारे जैसा ही सेल होगा ना भाई, हम जो ट्रांसफर किए वही होगा। अरे यहां तक कोई दिक्कत है क्या? जल्दी करो इसको।
हो गया क्या यहां तक? कहाँ? इधर? अरे ये बाद में है, जब ये इधर से जाएगा तब। री इन्फोर्स्ड, री इन्फोर्स्ड, वापस से उसको इन्फोर्स कर दिया जाएगा उसके सेल में जाने के लिए। अरे क्या जीन थेरेपी हम इस तरह से कर सकते हैं क्या? बोलो भाई, किया जा सकता है ना जीन थेरेपी इस प्रकार? पक्की बात? कोई दिक्कत है क्या यहां तक? चलो, हो गया। अच्छा, मान लो कि अगर उस पर्सन को हमको परमानेंट ठीक करना है, तो ये काम हमको एम्ब्रियोनिक स्टेज में करना पड़ेगा, पैदा होने से पहले। क्योंकि पैदा होने से पहले सारा सेल डिवाइड कर रहा है, हर सेल में वो हमारा जीन चला जाएगा। तो अगर हम पैदा होने से पहले ये काम कर देते हैं, तो क्या हम उसको परमानेंट क्योर कर सकते हैं क्या? किया जा सकता है ना भाई? तो ये किया जा सकता है। तो लिखेंगे अपन, फॉर द परमानेंट क्योर, स्टेटमेंट लिखेंगे अपन। यहां तक अगर हो गया है तो उसका स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर द परमानेंट क्योर इट शुड बी डन एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। परमानेंट क्योर, CURE क्योर, ठीक होना है अगर परमानेंटली। फॉर द परमानेंट क्योर इट शुड बी डन, इट शुड बी डन एट एम्ब्रायोनिक स्टेज, EMBRYONIC, एम्ब्रायोनिक स्टेज, EMBRYONIC, एम्ब्रियोनिक स्टेज। हो गया? अरे हो गया ना? तो ये हमारा खत्म हो गया, दैट इज अ जीन थेरेपी। वापस सुनना भैया, हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिकल साइंस, उसमें हम लोग पहले पढ़ा दैट इज अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में, दूसरा पढ़ा जीन थेरेपी के बारे में, अब तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं। याद करो, हम लोग बोले थे कि मेडिकल साइंस में हम पता लगा सकते हैं किसकी मदद से, बायोटेक की मदद से, कि कौन सा बीमारी है सामने वाले को। याद है या भूल गए? अरे डायग्नोसिस हम कर सकते हैं ना भैया, डायग्नोसिस ऑफ डिसऑर्डर। तो यहां पे हम लोग टॉपिक डालेंगे तीसरा नंबर, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अब हमारे पास अगला स्टेप आ जाएगा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अगला स्टेप है हमारा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, उसमें लिखेंगे द टेक्निक ऑफ बायोटेक, द टेक्निक ऑफ बायोटेक, जल्दी लिखो, द टेक्निक ऑफ बायोटेक, द टेक्निक ऑफ बायोटेक आर नाउ यूज्ड फॉर द, आर नाउ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज स्लैश पैथोजन। वापस सुनना, the technique of biotech are now used for the diagnosis of disease, diagnosis of disease slash pathogen, slash pathogen at very early stage, at very early stage मतलब काफी जल्दी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा बीमारी है, at very early stage and very accurately, at very early stage and very accurately। चलो, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हम किस तरह करते हैं वो समझना। जैसे कि मान लो, इधर देखो, जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के पास क्या होगा, एक सिंगल सर्कुलर प्लाज्मिड होएगा कि नहीं होएगा? अरे होएगा ना भाई, चाहे उसका अपना डीएनए होगा, अरे होगा ना भाई, उसका अपना क्या होगा भैया, एक डीएनए होगा। हम क्या करेंगे, हमको अगर हमको जैसे मान लो कि शक है कि इसको हो सकता है कि टाइफाइड हो,
और इनिशियल स्टेज में मालूम नहीं चल पा रहा है कि भैया इसको टाइफाइड है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि भैया टाइफाइड अगर है तो हम लोग क्या करेंगे कि टाइफाइड का जीन हमारे पास मालूम है कि कैसा होता है, तो हम क्या करेंगे, जो टाइफाइड का जो जीन, जैसे मान लो टाइफाइड का जीन ये वाला है, तो इसी के ठीक कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे हम, इस तरह का कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे और ये बनाएंगे हम रेडियो एक्टिव। जैसे नाइट्रोजन 15 यूज करेंगे, नाइट्रोजन 14 नहीं, मतलब वो एलिमेंट यूज करेंगे जो कैसे हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो। जो कैसे एलिमेंट हो भैया, रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज करेंगे, समझना, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज करेंगे तो अब जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे बॉडी के अंदर, जब हम इसको अपने बॉडी के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या होगा, समझना, ये हमारा बैक्टीरिया का डीएनए है ना भाई, और ये वो प्रोब है जो हम बनाए हैं। अरे ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोब, PROB, प्रोब। ये वो प्रोब है जो हम बनाए हैं और हम इनको ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर भैया, हमारे अंदर ट्रांसफर कर दिए। अब हमारे अंदर बैक्टीरिया भी है, उसका डीएनए भी है, और हमारे अंदर हमारा बनाया हुआ प्रोब भी है, जो कि कैसा है, अरे जो कि कैसा है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री है और रेडियो एक्टिव है। ये जैसे ही इससे जाके जुड़ेगा, डबल स्टैंडर्ड बनाएगा, वापस सुनना, ये जैसे ही उससे जाके जुड़ेगा और उसको डबल स्टैंडर्ड बनाएगा, क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट से वो लाइट इमिट करेगा क्या, अरे इस बॉडी में से लाइट इमिट करेगा नहीं करेगा, मतलब वो एक्सरे प्लेट पे आ जाएगा, अरे बोलो, मतलब प्रोब जो है वो लाइट इमिट, मतलब एक्सरे प्लेट पे केवल तभी आएगा जब वो किसी से जाके जुड़ जाए, मतलब डबल स्टैंडर्ड बन जाए। नहीं समझ में आया, अरे नहीं समझ में आया, पक्की बात है ना। और अगर मान लो एक्सरे प्लेट पे आ गया, इसका मतलब कि भैया हमारे बॉडी में उसी चीज का इन्फेक्शन है। जैसे मान लो कोरोना वायरस है, कंसीडर करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोरोना वायरस है, ठीक है भाई, हम लोग क्या करते हैं, कोरोना वायरस में एगो नाक के अंदर घुसाते हैं कुछ हो, है ना भाई, और वहां से कुछ सेल बाहर निकाल लेते हैं, अरे सही है क्या, अरे उधर पानी पानी जो लगा लेते उसको हम लोग इसी से रगड़ रगड़ के बाहर निकाल लिए। अब बाहर निकालने के बाद हमको कोरोना वायरस का सीक्वेंस पता है, ये सीक्वेंस है, और हम लोग ना अपना प्रोब बना के रखे हैं, क्या बना के रखे हैं भैया, प्रोब बना। तो इसको हम क्या किए भैया, एक्सरे प्लेट पे हम लोग इसके डीएनए वही इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम लोग कर दिए, इसको हम लोग क्या किए, प्लेट पे ला लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर मिला देंगे हमारे प्रोब को, और हमारा प्रोब कैसा होगा भैया, एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा और साथ ही ये होगा रेडियो एक्टिव। कैसा होगा भैया हमारा ये, रेडियो एक्टिव। अब हमारा ये प्रोब होगा और ये प्रोब जो होगा इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, अरे होएगा कि नहीं हो, और जब भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जब दोनों पास पास आ जाएगा तो डबल स्टैंडर्ड बना देगा नहीं बना देगा, तो ये बन जाएगा हमारा डबल स्टैंडर्ड, अरे बनेगा क्या, और जैसे ही डबल स्टैंडर्ड बनेगा बताओ ये लाइट इमिट करेगा कि नहीं, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। बताओ जब एक्सरे प्लेट ऊपर से रखोगे तो एक्सरे प्लेट को पे लाइट बैंड दिख जाएगा कि नहीं दिखेगा, जब मेरे को लाइट बैंड दिख गया एक्सरे प्लेट के ऊपर, तो बताओ कि भैया हमारे में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं है, है। वापस सुनना, अब मान लो हमारे को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं है, तो भैया वायरस जब नहीं है तो हमारे में आरएनए भी नहीं होगा, तो हमारा कितना इसे रगड़ रगड़ के निकाल लो सेल, ठीक है भाई, उसको एक्सरे प्लेट पे रखो, कोई दिक्कत नहीं, और उसमें प्रोब मिला लो, क्या उसके पास कोरोना वायरस का आरएनए मिलेगा उसको वहां पे, नहीं। क्या वो डबल स्टैंडर्ड बना पाएगा, नहीं। क्या वो लाइट इमिट कर पाएगा, नहीं। जब लाइट इमिट नहीं करेगा तो एक्सरे प्लेट पे कोई बैंड, इसका मतलब हम लोग क्या है भैया, कोरोना नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्या, अबे आया नहीं आया, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, अरे कोई तकलीफ है क्या, अरे यहां तक समझ में आई बात या नहीं आई, वापस से बोलो भैया, यहां तक अगर नहीं समझ में आया हो तो बोलेंगे अपन, वापस से अपन बोलेंगे भाई, अगर यहां तक बात समझ में नहीं आई तो बोलेंगे अपन, समझ गए ना, कि अगर उसका डीएनए आया है तो हम उसी का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बना के रखे हैं सिंगल स्टैंडर्ड में, समझे, तो वहां पे जो दिस द टेक्निक लिखे हो ना, वहां पे लिख देना कि हम इसमें RDNA टेक्निक को यूज करते हैं, या फिर हम PCR को यूज करते हैं, या फिर हम इसी को बोलते हैं एलाइजा टेस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एलाइजा टेस्ट, ALIELISA, एलाइजा टेस्ट। क्लियर है भाई, एलाइजा टेस्ट, जो टेक्निक बोले हो ना, अरे द मोलिकुलर डायग्नोसिस में द टेक्निक लिखे हो ना, बस वही द टेक्निक को मार्क करो, और वहां पे कौन सा टेक्निक हम यूज करते हैं, RDNA वाला, चाहे PCR वाला, चाहे एलाइजा टेस्ट, बराबर, वो टेक्निक जिससे हम डायगोनाइज करते हैं। तो हमारे पास कौन सा टेक्निक है डायगोनाइज करने के लिए भाई, RDNA है, PCR है और एलाइजा है। अरे ना, ये जो तीनों टेस्ट होता है ना भैया, इसमें हमारा एलाइजा टेस्ट अभी के तौर पे बहुत ज्यादा किया जाता है, बराबर है क्या, एलाइजा टेस्ट। और भैया अच्छा, एलाइजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, एड्स के लिए। अबे एड्स इनिशियल स्टेज में मालूम नहीं चलता है, इधर देखो, अरे इधर सब लोग देखेंगे भाई,
मैं क्या बोल रहा हूं कि एड्स जो है इनिशियल स्टेज में मालूम नहीं चलता, तो एड्स का वायरस अगर इन्फेक्शन हुआ तो एड्स का डीएनए इस प्रकार का होगा। हम क्या किए, एड्स का जैसा डीएनए आरएनए है वैसा ही हम कॉम्प्लीमेंट्री बना लिए, लेकिन इस बार क्या बनाया, रेडियो एक्टिव की नॉर्मल। अब नॉर्मल या रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, तो उसको हम लोग प्रॉब बोलेंगे, हम लोग खुद से बनाए। अब वो जब प्रॉब हम लोग मिलाएंगे तो ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और हम लोग बोले कि भैया ये रेडियो एक्टिव है। अरे बोलो, जैसे ही ये डबल स्टैंडर्ड होगा बताओ क्या एक्सरे प्लेट पे बैंड आना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं, लाइट इमिट करेगा कि नहीं करेगा, जैसे ही बॉन्ड बनाएगा लाइट इमिट करेगा। अरे बोलो मियां, आया कि नहीं आया। तो अगर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ मतलब हमारे में एड्स वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं है, है, तभी वो बैंड। अगर ये वाला होबे नहीं करता तो ये वाला जुड़बे नहीं करता, अरे जुड़ता नहीं तो लाइट इमिट करता क्या, नहीं, कोई लाइट इमिट नहीं करता, मतलब हमारे में एड्स वायरस का इन्फेक्शन नहीं। मतलब अगर एड्स वायरस की बात करो तो अगर पहले दिन इन्फेक्शन हुआ है तो क्या हम पहले दिन पता लगा सकते हैं क्या, इलाइजा टेस्ट की वजह से। वरना अगर रियल पूछो ना तो एड्स वायरस जो है ना 2 साल तक मालूम ही नहीं चलता है कि भैया हमको एड्स है। समझ में आया क्या, कितना साल तक, 2 साल 3 साल तक पता भी नहीं चलता है कि भैया किसी को एड्स वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। क्लियर भाई, जबकि उसके अंदर होता है। क्लियर है भाई, अरे होता है ना भाई। तो एलाइजा टेस्ट से हम सिर्फ एक दिन में पता लगा सकते हैं कि हाँ इसके में, मतलब ये काफी अर्ली स्टेज में। अब देखो पहले ही दिन अगर मेरे को मालूम चलेगा कि अच्छा हाँ इसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, तो उसका इलाज पॉसिबल है कि नहीं है, अरे उसका इलाज पॉसिबल है, लेकिन 2 साल के बाद इलाज हो सकता है क्या, नहीं, तब उस केस में उसका इलाज करना पॉसिबल नहीं है। अरे क्लियर है भाई, तो समझ में आया क्या कि हम लोग क्यों करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हमारे बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके। अरे आया क्या, ताकि हम काफी एक्यूरेटली बता सके और काफी अर्ली स्टेज में बता सके कि हाँ भैया इसको ये बीमारी है। क्लियर है भाई, तो स्टेटमेंट लिखेंगे एक, एलाइजा टेस्ट तक हो गया ना, उसका एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिखेंगे अपन, उसके बाद अपन एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिखेंगे भाई। इन दिस स्टेटमेंट लिखो, इन दिस स्मॉल रेडियो एक्टिव, in this small radioactive सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब एसएस लिख दोगे तो समझ जाए। अरे एसएस का मतलब शांतनु सराफ नहीं है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड है ये, ठीक है। इन दिस स्मॉल रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए स्लैश आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए दोनों को यूज कर सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए स्लैश RNA probe are used, PROBE probe are used, PROBE probe are used। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोब को हम यूज करेंगे। यहां तक बात समझ में आई क्या, पक्की बात है क्या, चलो यहां तक हो गया भाई। अरे यहां तक हुआ नहीं हुआ भाई, चलो तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया, दैट इज द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अरे हुआ क्या, अरे ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अरे बायोटेक में ही चल रहा है, किसमें, मेडिकल साइंस में। क्लियर है भाई, चलो अगला लिखना चौथा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाएंगे। अगला पॉइंट है हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अगला पॉइंट है हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स। उसमें लिखेंगे दोज एनिमल्स विच इन विच, स्पीड में लिखेंगे भैया, दोज एनिमल्स इन विच एनी डिजायर जीन, एनी डिजायर जीन। अच्छा डिजायर जीन को हम ट्रांसफर करते हैं ना, तो उस जीन को हम लोग बोलते हैं ट्रांस जीन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ट्रांस जीन। तो डिजायर जीन के ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो भैया, ट्रांस जीन, TRANS, ट्रांस जीन। Those animals in which any desired gene, ब्रैकेट में ट्रांस जीन, was transferred, ब्रैकेट बंद करने के बाद was transferred। अच्छा बताओ सबसे ज्यादा अगर ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया गया है तो वो किसको बनाया गया भैया, माइस को, माइस उसको माइस बोला, ठीक है भाई, माइस को बनाया गया है सबसे ज्यादा। क्लियर है भाई, तो एग्जाम्पल में लिखना, एग्जाम्पल लिखना, माइस, सिप, गोट, काउ, पिग, etc। हाँ माइस मतलब चूहिया, माइस, सिप, SHEEP, सिप, सिप मतलब भेड़, उसके बाद बकरी, गोट, उसके बाद काऊ, गाय, पिग, सुअर, एटसेट्रा, ये सब हम बनाए।
अब माइस को मार्क करके लिख देना, माइस को मार्क करो मतलब गोला करो और उसको लिख देना मैक्सिमम इन एनिमल। आज तक हम जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए हैं उसमें लगभग 95% क्या बनाया गया है, मैक्सिमम इन एनिमल माइस बनाया गया है। वहां पे लिख देना 95%। मैक्सिमम इन एनिमल अप्रोक्सीमेटली कितना भैया, 95%। कितना भैया, लगभग 95%। क्लियर भाई। चलो अब अगला टॉपिक डालना, यूजेज एंड एप्लीकेशन। अगला टॉपिक डालो यूजेज एंड एप्लीकेशन। अब देखना हमारे पास है कि भैया हम लोग क्या बना रहे हैं, इधर देखना, इधर वापस से मैं बोल रहा हूं भैया हम लोग क्या बना रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के पीछे कोई रीजन तो रहा होगा ना भाई, नहीं रहा होगा, उसका कोई यूज रहा होगा, उसका कोई एप्लीकेशन रहा होगा, इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं भैया, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे थे। तो हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बनाते हैं हम उसकी बात करेंगे। वापस से बोलो भैया, हम ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बनाते हैं, मतलब हम कौन सा ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए हैं, उसमें कौन सा जीन ट्रांसफर किए हैं और उसका यूज क्या है, हम आज तीनों देखेंगे। अरे सही बात गलत बात, अरे आई बात समझ में या नहीं आई, तो हम लोग ये चीज तीनों देखेंगे। चलो हो गया क्या यहां तक, यहां तक हो गई। तो वहां पे टॉपिक डाल देना यूजेस एंड एप्लीकेशन। किसका यूज बात कर रहे हैं, यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उसके यूजेस एंड एप्लीकेशन की बात करते हैं अपन। चलो तो इसमें लिखेंगे सबसे पहला इसका यूज क्या है। सबसे पहला यूज है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, अरे लिखो ना रे पहला यूज अनहरा, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, पहला यूज है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजेज एंड एप्लीकेशन हो गया, यूजेज एंड एप्लीकेशन। उसमें सबसे पहला है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम बायोलॉजिकली, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम बायोलॉजिकली स्लैश इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हो चाहे इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो, हम उनका प्रोडक्शन करेंगे। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम बायोलॉजिकली और इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को हम बनाएंगे। अब कॉपी को भैया 3 कॉलम में डिवाइड कर देना, वापस से बोल रहा हूं, अरे जो तुम्हारा मार्जिन छूटा हुआ है ना उसके बाद कॉपी को 3 कॉलम में डिवाइड करना, बराबर है क्या, इस तरह से इसको अपन 3 कॉलम में डिवाइड करेंगे। सबसे ऊपर लिखना भैया ट्रांसजेनिक एनिमल, हम कौन सा एनिमल बनाए हैं वो बात करेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल कौन सा है हमारा, उसमें हम जीन कौन सा ट्रांसफर किए हैं, हम उसमें जीन कौन सा ट्रांसफर किए हैं। तो यहां पे हम लोग जीन ट्रांसफर्ड, कौन सा जीन ट्रांसफर किए हैं और हमारे को प्रोडक्ट क्या मिलता है हम उसकी बात करेंगे, जीन ट्रांसफर्ड। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसका यूजेस क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है। सही है, अरे आएगी क्या बात समझ में। चलो देखना जरा, तो सबसे पहले हम लोग जो बनाए हैं, सबसे पहला जो हमने बनाया भैया यहाँ पे इसके लिए, यहाँ हमारे पास है ट्रांसजेनिक सिप। सबसे पहला क्या है हमारे पास, ट्रांसजेनिक सिप, मतलब हम लोग भेड़ बनाए और इस भेड़ में कौन सा जीन ट्रांसफर किए वो समझो। हमने यहाँ ट्रांसफर किया था ह्यूमन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर वाला जीन ट्रांसफर कर दिए। कौन सा जीन ट्रांसफर किए, ह्यूमन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर वाला जीन ट्रांसफर किए। बताओ तो कौन सा जीन मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर किसके लिए यूज करेंगे, कौन सा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, 8, 9 या 11, कौन सा, तीनों में से किसी को भी रख सकते हो भाई। ह्यूमन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 या फिर 9 वाला, 8 या फिर 9 वाला जीन हम ट्रांसफर किए हैं, जीन। अच्छा बताओ, अरे क्लॉटिंग फैक्टर 8 कौन था, अरे क्लॉटिंग फैक्टर 8 क्या था भाई, AHG, याद है। अरे क्लॉटिंग फैक्टर 8 क्या था, AHG, और क्लॉटिंग फैक्टर 9 क्या था, PTH, और क्लॉटिंग फैक्टर 11 क्या था, PTH एंटीसीडेंट। याद है, अरे याद है या भूल गए, तो हम लोग इसमें जीन को ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, अब ये मेरे को, अच्छा ये देखो, अब AHG या फिर PTH कहां से मिलेगा, तो मेरे को मिलेगा उसके मिल्क से। कहां से मिलेगा मेरे को, उसके मिल्क, उसका जो दूध होगा ना भैया, कि दूध से मेरे को ये निकाल लेंगे हम, उसको सेपरेट करना पड़ेगा फ्रॉम
मिल्क ऑफ सिप, जो सिप का जो दूध होगा वहां से हम अपने AHG और PTH को सेपरेट करेंगे, उसके दूध से हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। अरे क्लियर भाई? अच्छा बताओ इसका यूज क्या रहा होगा, किसको कौन सा बीमारी ट्रीट करेंगे इससे? अबे ब्लड क्लॉटिंग अगर नहीं हो पाता है तो कौन सा बीमारी होता है भाई? हीमोफीलिया। कौन सा डिजीज था भैया? हीमोफीलिया। तो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया, तो लिख देना फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कौन सी बीमारी को ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज किए? हीमोफीलिया के लिए। दूसरा, इस बार हमने फिर से भैया ट्रांसजेनिक सिप बनाया। फिर से हमने क्या बनाया भैया? ट्रांसजेनिक सिप बनाया, और इस बार हम ट्रांसफर किए ह्यूमन का अल्फा एंटी ट्रिप्सिन जीन। कौन सा जीन ट्रांसफर किए हैं? ह्यूमन का अल्फा ट्रिप्सिन जीन, बराबर। और ये होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, फॉर द ट्रिप्सिन नहीं है, ट्राइसिन है, ट्राइसिन जीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, कभी नाम सुना है एम्फाइसीमा डिजीज? अरे एम्फाइसीमा नाम नहीं सुना है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में एम्फाइसीमा नाम सुना है कि नहीं सुना है? मैं बोल रहा नहीं सुना है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा, एक डिजीज होता है एम्फाइसीमा। याद करो मैंने तुमको बोला था कि जो सीमेंट में काम करने वाला, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं उसमें एम्फाइसीमा काफी ज्यादा होता है। अरे वो सीमेंट का डस्ट पार्टिकल गया, वो हमारे रेस्पिरेटरी एरिया को कम कर देता है, और वही जो रेस्पिरेटरी एरिया घट जाता है उसी डिजीज को हम लोग बोलते हैं एम्फाइसीमा। याद है? चलो अगला, तीसरा हम बनाए गाय। तीसरा हम बनाए ट्रांसजेनिक काऊ। और जो ट्रांसजेनिक काऊ बनाए हैं उसमें हम ट्रांसफर किए हैं ह्यूमन का लैक्टोफेरिन जीन। कौन सा जीन ट्रांसफर किया भैया हमने? लैक्टोफेरिन जीन को मैंने ट्रांसफर किया। कौन सा जीन हम ट्रांसफर किए भैया? लैक्टोफेरिन जीन। और याद करो गॉल ब्लैडर में एक डिजीज होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। अरे होता है ना भाई? तो हम इसको यूज करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। अच्छा ये याद रखना पड़ेगा कि हम कौन सा गाय बनाया भैया? ट्रांसजेनिक काऊ। उसमें कौन सा जीन ट्रांसफर किए हैं? ह्यूमन लैक्टोफेरिन जीन। और ये किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। कौन सा बीमारी ट्रीट करेगा ये? सिस्टिक फाइब्रोसिस। कौन सा डिजीज ट्रीट करेगा भैया? सिस्टिक फाइब्रोसिस। कोई दिक्कत यहां तक? फिर से हम लोग बनाए हैं ट्रांसजेनिक काऊ। है अल्फा एंटी ट्राइसिन जीन। हाँ बिल्कुल, अल्फा एंटी ट्राइसिन जीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। उसके बाद हमने बनाया ट्रांसजेनिक काऊ, ह्यूमन लैक्टोफेरिन जीन डाला, और उसको कौन सा बीमारी ट्रीट कर रहे थे हम लोग? सिस्टिक फाइब्रोसिस। अच्छा फिर से हम लोग काऊ बनाए, और इस काऊ को हम लोग प्यार से रोजी काऊ के नाम से जानते हैं। रोजी काऊ को नाम सुना है क्या? रोजी काऊ कभी? अबे रोजी काऊ कभी नाम सुना है क्या? तो इस काऊ को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं भैया? रोजी काऊ, है ना भाई? और इसमें हम ट्रांसफर किए थे भैया ह्यूमन का लैक्ट एल्ब्यूमिन जीन। कौन सा ट्रांसफर किया भैया हमने? ह्यूमन लैक्ट एल्ब्यूमिन जीन। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भैया, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। क्लियर है भाई? अब समझना, इधर समझना। अरे जो बच्चा होता है ना भाई, जो छोटा बच्चा होता है, आजकल क्या होता है भाई समझना जरा। आजकल माँ अपना दूध पिलाती है क्या? ज्यादा नहीं, 5-6 महीना पिलाएगी, उसके बाद बोलेगी बेटा छोड़ दो, दिमाग खराब नहीं करो, है कि नहीं? अरे भाई यही होता है भाई, जो ओरिजिनलिटी है वो ओरिजिनलिटी है, बराबर है क्या? यही चीज होता है आजकल। तो यहाँ पे क्या किया है लोग, साइंटिस्ट ने, उसके बाद क्या है ना, उसको गाय का दूध पिलाना ज्यादा चालू कर देती थी माँ। अरे क्लियर भाई? तब उस केस में क्या होता था ना कि बच्चा को जितना लैक्ट एल्ब्यूमिन, ये लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है जो बच्चे के ग्रोथ के लिए काफी जरूरी होता है। वापस सुनना भैया,
लैक्ट एल्ब्यूमिन क्या होता है भैया? एक प्रोटीन होता है जो बच्चे के ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब माँ का दूध तो उसको मिला नहीं सही से, तो लैक्ट एल्ब्यूमिन भी ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इस चक्कर में साइंटिस्ट लोग वो गाय बना दिए जिसके में ह्यूमन का लैक्ट एल्ब्यूमिन ट्रांसफर कर दिए। बराबर है क्या? अब जब लैक्ट एल्ब्यूमिन हम ह्यूमन का ट्रांसफर कर दिए हैं उसके अंदर, तो उसके बाद क्या होगा? अरे उसके बाद क्या होगा? उस दूध के अंदर लैक्ट एल्ब्यूमिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, है ना भाई? तो उस दूध के अंदर लैक्ट एल्ब्यूमिन का अमाउंट बढ़ जाता है। और भैया लैक्ट एल्ब्यूमिन का जो अमाउंट होता है उस दूध के अंदर वो अप्रोक्सीमेटली होता है 2.4 ग्राम पर लीटर। मतलब 1 लीटर में 2.4 ग्राम, ये बहुत ज्यादा है ना भैया? 1 लीटर में लगभग 2.4 ग्राम लैक्ट एल्ब्यूमिन मिलता है। मतलब ये दूध बच्चे के लिए न्यूट्रिशियस हो गया ना भाई, इन्फेंट बेबी फीडिंग के लिए। अरे अब ऐसा नहीं कि माँ दूध नहीं है, मान लो कि बच्चा पैदा हुआ और माँ सलट गई, उसको चाहिए कि नहीं चाहिए भाई ये सब चीज? तो उसको चाहिए। तो फिर याद करो, आजकल जो बच्चा को दूध पिलाने के लिए ना अलग से डब्बा में आता है, उसको देखना उसको लैक्टोजेन लिखल रहता है ना? उसमें लैक्ट एल्ब्यूमिन वाला जीन जो है ना, वो उसमें लैक्ट एल्ब्यूमिन ज्यादा रहता है, वो प्रोटीन, इसीलिए उसमें लैक्टोजेन लिख के, ह्यूमन लैक्टोजेन करके नहीं, या फिर मदर मिल्क सब करके नहीं आता है ना? तो उसमें यही सब ज्यादा होता है, इसीलिए उसका नाम उस प्रकार होते हैं। अरे क्लियर क्लियर है क्या? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फॉर द यहाँ पे हम लोग ये जो रोजी काऊ बनाए हैं, अरे बलेल है क्या? अच्छा देखना, जिसके दूध में भी लैक्ट एल्ब्यूमिन ज्यादा होता है, वापस सुनना, जिसके दूध में भी लैक्ट एल्ब्यूमिन ज्यादा होता है वो हल्का सा पीला कलर का होता है। कैसा होता है भैया? हल्का हल्का पीलापन पे होता है। कैसा होता है? इसमें माँ का दूध कैसा होता है? हल्का पीलापन पे होता है। क्लियर है भाई? कैसा होता है भैया? हल्का पीलापन। तो याद रहेगा क्या? तो हम लोग गाय बनाए हैं जिसको क्या बोले भैया? रोजी काऊ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ह्यूमन लैक्ट एल्ब्यूमिन का जीन ट्रांसफर किए थे और इससे न्यूट्रिशियस मिल्क बना था जिसमें लैक्ट एल्ब्यूमिन लगभग 2.4 ग्राम था 1 लीटर के अंदर। क्लियर है भाई? यहां तक समझ में आई क्या? तो इसमें लिखेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, उसमें लिखेंगे इट प्रोड्यूसेस, सीधे लिखना, इट प्रोड्यूसेस न्यूट्रिशियस मिल्क which is used for, अरे जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है ना उसको इन्फेंट बोला जाता है, तो यूज फॉर इन्फेंट फीडिंग, यूज्ड फॉर इन्फेंट फीडिंग, यूज्ड फॉर इन्फेंट फीडिंग। क्लियर है भाई? और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हमारे लिए कि भैया उसमें 2.4 ग्राम पर लीटर एल्ब्यूमिन होता है, लैक्ट एल्ब्यूमिन होता है, लैक्ट एल्ब्यूमिन होता है। कितना भैया? 2.4 ग्राम लैक्ट एल्ब्यूमिन होता है। कोई दिक्कत क्या यहां तक? अरे याद रहेगी बातें। अब हम लोग अगला 5वें नंबर बनाया भैया ट्रांसजेनिक गोट। हम बनाया भैया ट्रांसजेनिक गोट, और इसमें हम ट्रांसफर किए टीपीए जीन। हम इसमें क्या ट्रांसफर किए भैया? टीपीए जीन। कौन सा जीन ट्रांसफर किए भैया? टीपीए जीन। और टीपीए जीन का पूरा नाम है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। इसका पूरा नाम क्या है भैया? टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। कौन सा जीन है भैया? टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर जीन। और ये देखना, अरे इधर देखो, अरे हमारे दिल में ब्लड क्लॉट नहीं हो जाता है कहीं कहीं पे? अरे ब्लड क्लॉट होने की वजह से क्या आता है? झटका आता है ना भाई, अटैक उटैक आ सकता है ना भाई। तो ये सब, तो अगर कहीं हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट हुआ है, हमारे हार्ट में कहीं पे ब्लड क्लॉट है, या फिर हमारे ब्लड वेसल्स में कहीं ब्लड क्लॉट है, तो वो उसके इसको डिसॉल्व कर देगा। वापस सुनना, ये वाला टीपीए जीन क्या करता है? उसको डिसॉल्व कर देता है। हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट होता होगा ना यार कहीं ना कहीं, तो उसको खत्म करने का काम कौन करता है? टीपीए जीन करता है। क्या करता है भैया? टीपीए जीन। इसमें लिख सकते हैं क्या? इट डिसॉल्व ब्लड क्लॉट इन हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। ये क्या करेगा? इट डिसॉल्व्स ब्लड क्लॉट, जो ब्लड क्लॉट हो गया है, ब्लड क्लॉट, इट डिसॉल्व ब्लड क्लॉट इन हार्ट एंड ब्लड
वेसल्स, ब्लड वेसल्स और हार्ट में जो ब्लड क्लॉट हुआ है उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। देखना हर चीज दो दो बार बना रहे हैं भैया, ट्रांसजेनिक शिफ्ट, ट्रांसजेनिक शिफ्ट, ट्रांसजेनिक काउ, ट्रांसजेनिक काउ। तो वापस से क्या करेंगे, छठा नंबर पे भी ट्रांसजेनिक गोट हम फिर से बनाएंगे। ट्रांसजेनिक गोट हमने फिर से बनाया। और ट्रांसजेनिक गोट जो है ना, इस बार हम इसमें अच्छा इसको एक चीज बताया था भाई, जो मकरे का जो जाल होता है ना, अरे याद है, उसको हम लोग यूज किए थे किसमें, स्टिचिंग करने के लिए, याद है, भूल गए? अरे जो मकरा का जाल होता है ना, उससे हम लोग क्या बनाते हैं, स्टिचिंग। और उसी वक्त तुमको बताया था कि मकरा का जाल जो है ना वो लोहा से ज्यादा मजबूत होता है। अरे बताए थे कि अगर जितना पतला मकरा का जाल हो उतना ही पतला अगर लोहा लो तो लोहा कमजोर रह पड़ेगा एज कंपेयर टू मकरे का जाल, बताया था ना भाई। तो हम लोग इस गोट में क्या किए ना, स्पाइडर का जीन ट्रांसफर कर दिया। अब ये जाल बनाएगा, स्पाइडर का जीन ट्रांसफर कर दिया। अब गोट के ऊपर बहुत सारा बाल होता है नडे, अब उसमें बहुत सारा प्रोडक्शन होगा उस बाल का, मतलब उस मकरे के जाल का, और उसको हम निकालेंगे और एकदम बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करेंगे किसका, दैट इज थ्रेड का। अरे बराबर, स्टिचिंग थ्रेड के लिए यूज करेंगे। और अमेरिका में जो सोल्जर का जो यूनिफॉर्म होता है वो भी मकरे के जाल का बना होता है। किसका बना होता है भैया, मकरे के जाल का जो थ्रेड होता है, उसका जो धागा बनता है, उसी से वहां का यूनिफॉर्म बना हुआ है। क्लियर भाई, अरे क्लियर है भाई। तो इससे हम क्या बनाएंगे, थ्रेड बनाएंगे क्या, THREAD, थ्रेड यही ना होता है। तो हम इसमें थ्रेड को बनाएंगे, थ्रेड फॉर्म। और ये थ्रेड किसके लिए यूज किया जाएगा, अरे कपड़ा के लिए यूज कर सकते हैं या फिर अदर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, है ना। तो यूज्ड फॉर कपड़ा एंड अदर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अदर प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाएगा भाई, अरे अदर प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा भैया, जो हम लोग स्टिचिंग करते हैं ना भैया, जहां पे कट लगा तो स्टिच लगाते हैं ना भैया, टाका लगता है ना, ये टाका, वो टाका इसी से लगता है। 7th पॉइंट, अबे टाका बोले हैं। चलो आ जाओ, अगला है हमारा ट्रांसजेनिक पिग। ट्रांसजेनिक पिग, याद करो। अच्छा इधर देखो, जैसे मान लो कि हमारा ऑर्गन खराब हो जाता है कई बार, जैसे कि हमारा सबसे ज्यादा क्या खराब होता है वो समझो, हमारे दिल का जो भाल्व होता है ना वो खराब हो जाता है। हमारे दिल का जो भाल्व होता है वो क्या होता है, खराब हो जाता है, हार्ट का। तो अब देखो मेरा एंटीजन, अगर हमारे एंटीजन वाला जीन अगर किसी में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो हम लोग इसमें क्या ट्रांसफर कर दिए, ह्यूमन एंटीजन का जीन ट्रांसफर कर दिए। कौन सा किए भैया, ह्यूमन एंटीजन का जीन ट्रांसफर कर दिए। ह्यूमन एंटीजन का जीन ट्रांसफर करेंगे तो उसके अंदर, उसके सेल के ऊपर जो एंटीजन होगा वो कैसा होगा, इंसान के जैसा होगा कि बाकी के जैसा होगा। अबे इंसान के जैसा बनेगा ना, अगर इंसान के जैसा बनेगा तो बताओ कभी इंसान को दिल में खराबी उराबी आया तो साले को मार पीट के उसको मुआ देगा, उसका दिल अपने अंदर लगा लेगा, अब नहीं बोलेगा रे। हम लोग क्या किए, एक सुअर बनाए, और सुअर में क्या किए हम लोग, ह्यूमन का एंटीजन वाला जीन ट्रांसफर कर दिए, बराबर है क्या। अब उसमें जो एंटीजन बनेगा वो इंसान की तरह बनेगा, अबे इंसान के जैसा बनेगा। अब मान लो कभी मेरा दिल खराब हुआ तो क्या करेंगे, उसको मारेंगे, उसके में से दिल निकालेंगे, उसका दिल अपने में लगा लेंगे और मस्त चिल मार के रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, समझ में आ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम मस्त रहेंगे। अरे क्लियर है भाई। तो हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए ये चीज बनाए हैं क्या। अभी तुम देख लो इंसान कितना स्वार्थी है, सब कुछ अपने लिए किया है, देख लो, अबे देख लो, कुछ किया है सब अपने लिए किया है, बाकी किसी दूसरे के लिए कुछ किया है क्या, नहीं, इंसान खाली अपने लिए सब कुछ करता है। क्लियर है भाई। तो उसमें लिखेंगे देयर ऑर्गन आर यूज फॉर ट्रांसप्लांटेशन, इसका ऑर्गन किसके लिए यूज किया जाएगा, ट्रांसप्लांटेशन के लिए। देयर ऑर्गन आर यूज्ड फॉर ट्रांसप्लांटेशन। इसका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज किया जाता है। 8वां पॉइंट क्या आने वाला है, अगला बताओ भाई, ट्रांसजेनिक क्या आएगा, वापस से आएगा ना रे पिग। तो अब इसमें सब आएगा, पिग, सीप, गोट एटसेट्रा सब आएगा। तो हम लोग ट्रांसजेनिक पिग बनाए, गोट बनाए, सिप बनाए, फिश बनाए, एटसेट्रा बहुत सारा बनाए। और इसमें हम लोग क्या किए ना, हम लोग इसमें ट्रांसफर कर दिए
HGH मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन ट्रांसफर कर दिए। क्या ट्रांसफर कर दिया हम लोग इसमें? HGH जीन। HGH जीन क्या है भैया? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। क्या है भैया ये? अरे बोलो रे। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन हम इसके अंदर ट्रांसफर कर दिए। अब बताओ ये मछली जो होगा इसका साइज बहुत बड़ा होगा कि छोटा होगा? ये जो भैंसा होगा उसका साइज बड़ा होगा कि छोटा होगा? ये जो सुअर होगा उसका साइज बड़ा होगा कि छोटा होगा? अरे सबका साइज बड़ा होगा ना, मतलब मांस का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अरे खाएंगे हचौर के फिर उसके बाद। अरे बोलो रे, अरे ज्यादा मांस है तो ज्यादा लोग खाएगा ना रे आराम से। तो यूज एज फूड, हम इसको खाना की तरह यूज करेंगे तो यूज एज फूड। यहाँ पे यूज एज फूड। और ऐसे खाने को तुम क्या बोलोगे? क्या इसको GMF बोलेगा क्या? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। अरे क्या तुम ऐसे खाने को GMF बोल सकते हो? GMF, और GMF का मतलब क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। GMF का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। कोई दिक्कत क्या? अरे यहां तक बातें याद रह लेंगी? अरे यहां तक बातें याद रह जाएगी क्या? कोई तकलीफ है क्या यहां तक? बोलेंगे भाई क्या यहां तक कोई तकलीफ है? बोलो ना। हो गया क्या सबका? मिटा दें? भाई मेरे को आगे करवाना है भाई। अच्छा, तो यूजेज एंड एप्लीकेशन में तुम सबसे पहला देखे हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। अगला लिखोगे फॉर द, सेकेंड पॉइंट है हमारा, फॉर द स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। कहां तक लिखा है तुम अभी? हैं? क्या माइस के बारे में? क्या माइस के बारे में नहीं लिखा है? तो ये कोई जरूरी है कि इस पॉइंट में सब कुछ आइए जाएगा? हो सकता है अगले पॉइंट में आए, तो वेट करो। ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए तो उसमें माइस भी बनाए होंगे ना, अगला आएगा भाई, टेंशन क्या ले रहा है भाई? क्या चैप्टर आज ही खत्म होगा? बहुत टाइम नहीं है भाई, इसीलिए बोल रहा हूं लिखो जल्दी जल्दी। हैं? कितना बाकी है उससे कोई मतलब नहीं है भाई, आज खत्म होगा। TPA, अच्छा स्पाइडर जीन क्या लिखा है? ये वाला टिश्यू प्लाज्मिनोजीन एक्टिवेटर। 8 नंबर HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। चलो अगला देखना भाई। अगला है हमारे पास दूसरा नंबर का पॉइंट है, फॉर द स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। अरे यूज एंड एप्लीकेशन में पहला यूज हो गया इंडस्ट्री में, दूसरा यूज आ रहा है किसमें? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड एप्लीकेशन में। उसमें लिखना स्टडी ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मतलब हमको स्टडी करना है जीन एक्सप्रेशन के बारे में, तब इसमें यूज हो जाएगा स्टडी ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मतलब जीन कैसे काम करता है हमारा। क्या इसमें ट्रांसजेनिक माइस बनाएंगे क्या हम लोग? अरे हमको जीन को देखना है ना कैसे काम करता है, तो वो जीन क्या करेंगे, माइस में ट्रांसफर कर देंगे, उसको बैठ के देखते रहेंगे अच्छा अच्छा काम कैसे कर रहा है। समझ आ रहा है क्या? तो स्टडी ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, कैसे रेगुलेट होता है, एंड रेगुलेशन। दूसरा इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, इसमें क्या डेवलप किए होंगे बोलो ना एग्जांपल के तौर पे। एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ट्रांसजेनिक माइस आर डेवलप्ड, ट्रांसजेनिक माइस आर डेवलप्ड। इसके लिए हम किसको बनाए भैया? ट्रांसजेनिक माइस को बनाए। आ गया क्या?
चलो हो गया क्या? मतलब हम यहां पे ट्रांसजेनिक माइस बना दिए हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी को स्टडी करने के लिए। अगला तीसरा पॉइंट है, क्या हम बीमारी को स्टडी करने के लिए बना सकते हैं क्या? हैं? अरे बना सकते या नहीं बना सकते? तो अगला लिखो, फॉर द स्टडी ऑफ डिजीजेज, फॉर द स्टडी ऑफ डिजीजेज, फॉर द स्टडी ऑफ डिजीजेज। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे हमने बनाया है ऑन्को माउस। समझ गया होगा भैया ऑन्को माउस क्यों बनाया होगा? ऑन्को का मतलब कैंसर, माउस मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल है वो, तो किसके लिए बनाए होंगे? किस कौन से बीमारी को स्टडी करने के लिए बनाए होंगे? फॉर कैंसर स्टडी। ऑन्को माउस का है बनाया भैया? फॉर कैंसर को हम स्टडी करने के लिए बनाए थे, फॉर कैंसर स्टडी। कैंसर को स्टडी करने के लिए हमने इसको बनाया था। अगला आ जाएगा चौथे नंबर पे। अच्छा, क्या हम वैक्सीन अगर बनाते हैं तो सबसे पहले वैक्सीन का टेस्टिंग होता है कि नहीं होता है? तो वैक्सीन का सेफ्टी टेस्टिंग होता है। अरे बोलो, हम लोग लिख सकते हैं फॉर वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, मतलब वैक्सीन का सेफ्टी टेस्टिंग करने के लिए भी हम ये काम करते हैं, फॉर वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, फॉर वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग। फिर से हम ट्रांसजेनिक माइस बना देंगे। चलो आ जाओ। ट्रांसजेनिक माइस, फिर से वैक्सीन के सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी हम किसको यूज करेंगे? ट्रांसजेनिक माइस को। तो लिखेंगे ट्रांसजेनिक माइस आर यूज्ड फॉर सेफ्टी टेस्टिंग, फॉर, यूज किए थे हम लोग पोलियो वैक्सीन के लिए। किसके लिए यूज किए थे हम लोग? पोलियो वैक्सीन के लिए। हो गया क्या चौथा नंबर? अच्छा, मान लो हम कोई केमिकल बनाए हैं, क्या उसके टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं क्या माइस को? पांचवा लिखेंगे, पांचवा पॉइंट है हमारे पास, बस पांच, बस निकल रहे हैं, लिखेंगे, लिखो सब, फॉर केमिकल सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। इसको जल्दी लिखो भाई, फॉर केमिकल सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, इसको लिख लो जल्दी से, उसके बाद आज छोड़ देता हूं भाई। इसको लिखो जल्दी से, इसको छोड़ेंगे। फॉर केमिकल सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, काय हंस रहा है भाई? हो गया बस, छोड़ेंगे ना भाई। लिखो लिखो जल्दी 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 लिखो, इसको खत्म कर। या स्पीड में लिख भाई, इन दिस सेंसिटिव, लिखो लिखो जल्दी से, इन दिस सेंसिटिव, लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिख भाई जल्दी से, इन दिस सेंसिटिव ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जीन ट्रांसफर करके हम ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। इन दिस सेंसिटिव ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म आर डेवलप्ड बाय जीन ट्रांसफर, are developed by gene transfer, and they are used for safety testing, by gene transfer and they are used for safety testing, चलो इसके आगे अपन कल देखेंगे।